एवरीवन, दिस इज सचिन खरे और ये बायोलॉजी लेक्चर सीरीज का थर्ड वीडियो है। जैसा कि सेकंड पार्ट में अपन ने पढ़ा था माइटोसिस के बारे में, इस वीडियो में हमें मियोसिस का अध्ययन करना है कि किस प्रकार से जनन कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है। जैसे हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था कि माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में होता है, मियोसिस जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। माइटोसिस एक ही चरण में पूरा हो जाता था, परंतु यह मियोसिस 2 चरणों में पूरा होता है। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, परंतु इसका नामकरण मियोसिस फॉर्मर तथा मूरे ने वर्ष 1905 में किया था। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। जैसा हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था, माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में होता था जिसके माध्यम से हमारे शरीर में वृद्धि होती थी, परंतु यह मियोसिस सिर्फ जनन कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इस कारण इस कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या का आधा होना युग्मकों के निर्माण के समय होता है, जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स और ओवम के मिलने के बाद। उस समय युग्मकों की संख्या आधी हो जाती है। इसे युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। युग्मकों में सामान्य गुणसूत्र संख्या की आधी ही संख्या मौजूद रहती है, इस कारण इसे अगुणित कोशिका विभाजन या हैप्लॉइड सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो आइए इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये 2 चरणों में होता है, जैसा मैंने पहले बताया था। पहला जो चरण है वो माइटोसिस का ही है, जिसमें इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस ये चरण होते हैं और एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद फिर से एक और सेल डिवीजन लगता है जिसे मियोसिस के नाम से जाना जाता है, और ये 2 कोशिकाएं 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। अगुणित कोशिका में गुणसूत्र की केवल एक ही प्रतिलिपि मौजूद होती है। शुक्राणु एवं अंडाणु संयोजित होकर युग्मनज अर्थात जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे जीव की उत्पत्ति होती है। ये विशेषता है मियोसिस की कि मियोसिस प्रकार के सेल डिवीजन से एक जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मनज में फिर से गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। इसे द्विगुणित कोशिका या डिप्लॉइड सेल कहते हैं। द्विगुणित कोशिका में आधे गुणसूत्र माता से तथा आधे गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये एंड रिजल्ट होता है मियोसिस का, कि कोशिका विभाजन से एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। पहला होता है विषमरूपी विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसे ह्रास्व विभाजन भी कहते हैं। और दूसरा विभाजन होता है समरूप विभाजन या होमोटिपिक डिवीजन। 2 संपूर्ण अर्धसूत्र विभाजन के बीच में एक विश्राम अवस्था भी देखने को मिलती है। आइए इसको इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। इसे ह्रास विभाजन अर्थात विषम रूपी विभाजन, जो इसका पहला चरण है, इसे ह्रास विभाजन भी कहते हैं, जो निम्न चरणों में पूरा होता है। पहला है प्रोफेस 1, जैसे माइटोसिस में हमने पढ़ा था प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। यहाँ पे भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। प्रथम चरण में इसे नाम दिया गया है प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टेलोफेस 1। तो प्रोफेस 1 यह एक लंबी अवस्था है। माइटोसिस की तुलना में मियोसिस की पूर्वावस्था काफ़ी लंबी होती है, जो 5 चरणों में पूरी होती है। और ये हैं इसके 5 चरण: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। और फिर ये दूसरा चरण यहाँ से मेटाफेस 1 से शुरू हो जाता है।
अब अपन समझते कि हर एक चरण में आखिर होता क्या है। तो सबसे पहला है लैप्टोटीन। इस चरण में यह एक छोटी अवस्था है, इसमें गुणसूत्र लंबे एवं पतले हो जाते हैं, जिसे क्रोमोनीमेटा कहते हैं। ये वाला जो आकार है गुणसूत्र का, ये कहलाता है क्रोमोनीमेटा, क्योंकि गुणसूत्र पतले एवं लंबे यहाँ पर हो जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या शरीर के अन्य कोशिकाओं के गुणसूत्रों की तरह द्विगुणित होती है। अब अपन चलते हैं जाइगोटीन पर, मतलब इस चरण पर, जो कि प्रोफेज 1 का सेकंड चरण है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र के जोड़ों या जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और लंबाई में एक दूसरे से सट जाते हैं। ये इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये लंबाई में लंबे तो पहले ही हो गए थे लैप्टोटीन में, परंतु यहाँ पर ये व्यवस्थित हो गए हैं और एक दूसरे से सट जाते हैं। इन जोड़ों गुणसूत्र को बाइवेलेंट्स कहा जाता है। ये जो जोड़े हैं इन्हें कहा जाता है बाइवेलेंट्स। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। तंतु एवं एस्टर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ा हो जाता है। ये वाला जो आकार है केंद्रिका का, ये आकार बड़ा होने लगेगा। अब अपन चलते हैं पैकेटीन पर, मतलब इस वाली अवस्था पर, पैकेटीन। इस अवस्था में जोड़े गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। ये जो जोड़े गुणसूत्र से कंपेयर करें हम तो ये छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़े गुणसूत्र का प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में विभाजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र में 4 क्रोमैटिड्स हो जाते हैं और अब ये टेट्रावैलेंट्स कहलाते हैं। मतलब बाइवैलेंट से अब ये बन गए हैं टेट्रावैलेंट्स। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड्स होते हैं। मतलब जो क्रोमैटिड्स यहाँ पर पाए जाएंगे वो 2 माता से मिलेंगे और 2 क्रोमैटिड्स पिता से मिलेंगे। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड्स एक या ज्यादा स्थान एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ये इस अवस्था में पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ऐसे बिंदु पर मातृ एवं पितृ क्रोमैटिड्स टूट जाते हैं और क्रोमैटिड्स का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड्स के टूटे स्थान से जुड़ जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब पैकेटीन और डिप्लोटीन में ज्यादा फर्क नहीं है। पैकेटीन जैसे ही खत्म होता है वैसे ही डिप्लोटीन शुरू हो जाता है। वास्तविकता में यह क्रॉसिंग ओवर का जो फैक्टर है ये डिप्लोटीन की अवस्था है। अब अपन पढ़ते हैं इस डिप्लोटीन के बारे में। इस अवस्था का प्रारंभ उसी समय हो जाता है जिस समय बाइवैलेंट्स के समजात गुणसूत्र विभाजित होकर टेट्रावैलेंट्स बना लेते हैं। मतलब पैकेटीन से ही प्रारंभ हो जाता है डिप्लोटीन की अवस्था का। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइस्मेटा कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये जो 2 गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं ये कहलाता है काइस्मेटा। अब इसकी जो नेक्स्ट अवस्था है वो है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। हम डिप्लोटीन अवस्था से आ गए हैं डायकाइनेसिस पर, और डायकाइनेसिस में आप फर्क देखिए इस डायग्राम के माध्यम से। अब अपन स्टडी करते हैं डायकाइनेसिस को। इस अवस्था में बाइवैलेंट्स और अधिक छोटे व मोटे हो जाते हैं और वे केंद्रक की दीवारों के निकट चले जाते हैं। केंद्रक कला एवं केंद्रक लुप्त हो जाता है। सेंट्रोसोम अलग हो जाते हैं और तुर्क तंतु का निर्माण हो जाता है। काइस्मेटा की संख्या कम होने लगती है। तो देखिए आप इस प्रकार से ये डायकाइनेसिस अवस्था जो है हमें देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं मेटाफेज 1 की। यहाँ तक चला था प्रोफेज 1, अब हम आ गए हैं मेटाफेज 1 में। इस अवस्था में प्रत्येक बाइवैलेंट्स के सदस्य सेंट्रोमियर द्वारा तुर्क तंतुओं के बीचों बीच जुड़ जाते हैं। आप ये देखिए इस डायग्राम में जो सेंट्रोमियर के द्वारा तुर्क तंतुओं के बीचों बीच में जुड़ गए। एक का सेंट्रोमियर दूसरे के सेंट्रोमियर के सामने स्थित होता है। इस प्रकार बाइवैलेंट्स तुर्क के बीचों बीच अर्थात मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं एनाफेज 1 की। इस अवस्था में ये कुछ इस प्रकार से, इस अवस्था में बाइवैलेंट्स के सदस्य विकर्षण के फलस्वरूप
कोशिका के दोनों ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। मतलब मेटाफेज 1 से यहाँ पर चेंज यही है कि जो मेटाफेज 1 में अवस्थाएं बनी थी जिसमें गुणसूत्र सेंट्रोमेयर के द्वारा तुर्क तंतुओं पर जम गए थे, यहाँ पर एक खिंचाव उत्पन्न होगा एनाफेज 1 में। इस प्रकार जोड़े गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं और कोशिका के दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब अपन बात करते हैं टेलोफेज 1 की, जिसमें हमें एक प्रकार का विभाजन देखने को मिल जाता है। टेलोफेज 1 यह क्रिया समसूत्री विभाजन माइटोसिस की अंत्यावस्था के समान होती है। अब प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एल या वी आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, जिसमें एक प्रकार से विभाजन उत्पन्न हो जाता है। यह उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का समसूत्री विभाजन में होता है। इसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के ठीक आधी हो जाती है। तो ये इस प्रकार का साइटोकाइनेसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक सेल से अब ये दो प्रकार की सेल्स उत्पन्न हो गई हैं। और इसके बाद आरंभ हो जाती है विश्राम अवस्था। ह्रास विभाजन या समसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को विश्राम अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में डीएनए का अनुलिपीकरण रेप्लिकेशन नहीं होता। इसके शीघ्र पश्चात कोशिकाएं समसूत्र विभाजन की अवस्था में चली जाती हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है समरूप विभाजन या होमोटिपिक डिवीजन या द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन। इस समसूत्री विभाजन या जो समसूत्री विभाजन हमने पढ़ा था यह बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें समसूत्री विभाजन की तरह अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। कैसे? तो आइए समझते हैं। इसकी जो पहली अवस्था है वो है प्रोफेज 2। इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेता है और गुणसूत्र मोटे एवं घने हो जाते हैं। इस प्रकार से कंटिन्यू में ही है, गुणसूत्र जो है यहाँ पर मोटे एवं संघनित हो जाएंगे। अब मेटाफेज 2 कुछ इस प्रकार से डिफरेंस होता है प्रोफेज 2 में और मेटाफेज 2 में। इस अवस्था में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। गुणसूत्र के सेंट्रोमेयर दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, किंतु वे अलग नहीं होते। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड केवल द्विगुणित सेंट्रोमेयर द्वारा जुड़े रहते हैं। तुर्क अर्थात स्पिंडल बन जाती है और गुणसूत्र तुर्क के मध्य रेखा पर सेंट्रोमेयर द्वारा चिपक जाते हैं। एनाफेज 2 इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमेयर विभाजित हो जाते हैं। एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स अलग होकर दो गुणसूत्र बना लेते हैं। ये देखिए आप, इस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस होते हैं। नए निर्मित गुणसूत्र तुर्क के विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं एनाफेज अवस्था में। अब टेलोफेज अवस्था में क्या होता है तो उसको समझते हैं हम। ध्रुवों पर स्थित गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रिकीय झिल्ली बन जाती है। केंद्रिका का निर्माण पुनः हो जाता है। इस प्रकार एक आगुणित केंद्रक से चार आगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात एक द्विगुणित कोशिका अर्थात 2n से चार आगुणित कोशिकाएं n का निर्माण होता है। इस प्रकार से अब अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है तो गुणसूत्रों की संख्या का न्यूनीकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु एवं अंडाणु जनन कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। निषेचन के बाद बनी कायिक कोशिकाओं में फिर गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, जो जनकों के सामान्य संख्या में के बराबर होती है। और अनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली यहाँ पर देखने को मिलती है। अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमैटिन पदार्थ का आपस में आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप नर जनक और मादा जनक के गुणों का भली भांति मिश्रण हो जाता है। इससे संतानों के अच्छे गुणों के समावेश की संभावना अधिक प्रबल हो जाती है। तो अब इसको इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए मियोसिस 1, जो कि ये दो अवस्थाओं में होता है। जो पहली अवस्था है वो है मियोसिस 1, इसमें इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 1, टेलोफेज 1।
फिर ये 2 सेल्स बनी और फिर इन दोनों सेल्स में मियोसिस 2 अवस्था लगेगी, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस। अब अपन इनके बीच का अंतर पढ़ते हैं कि इन दोनों कोशिका विभाजनों में आखिर अंतर है क्या। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब पहला पॉइंट है समसूत्री विभाजन का। यह कायिक कोशिकाओं अर्थात सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों में, पौधों एवं जंतुओं में वृद्धि एवं टूटे फूटे भागों की मरम्मत होती है। जबकि अगर हम देखें अर्धसूत्री विभाजन में, तो यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जीवों, पौधे एवं जंतुओं में एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यह विभाजन केवल एक चरण में पूरा होता है, तो यह विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जैसा कि अपन ने इसमें पढ़ा है अभी अर्धसूत्री विभाजन में। इस विभाजन में गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र का आदान प्रदान होता है तथा क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर देखने को मिलता है। इस विभाजन में पूर्वावस्था अर्थात प्रोफेज अपेक्षाकृत छोटी होती है, तो इस विभाजन में पूर्वावस्था काफी बड़ी होती है और ये 5 उप अवस्थाओं में विभाजित होती है। मतलब प्रोफेज 1 के अपन ने 5 फेजेस पढ़े थे, वो है ये। इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते, तो इस विभाजन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, जिसे युग्मित गुणसूत्र कहा जाता है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है, तो इस विभाजन में संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिकाओं की आधी ही रह जाती है। इसमें अर्ध गुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं, तो इसमें अर्ध गुणसूत्र छोटे एवं मोटे होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अवश्य बनती है, जबकि यहाँ पर पादप कोशिकाओं में अंत्यावस्था अर्थात टेलोफेज 1 के पश्चात कोशिका भित्ति सदैव नहीं बनती है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजनों में।